1956 चर्नवुड फॉरेस्ट इंग्लैंड। वैज्ञानिकों को इन फॉरेस्ट से कुछ बेहद अजीब से जीवाश्म मिलते हैं। शुरुआत में वैज्ञानिक इन जीवाश्मों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस वक्त तक ऐसा माना जाता था कि जीवन कैम्ब्रियन युग में शुरू हुआ और ये जीवाश्म कैम्ब्रियन युग की पहले की चट्टानों से मिले थे। लेकिन जैसे जैसे शोध आगे बढ़ने लगा तो इस बात की पुष्टि होने लगी कि ये जीवाश्म कैम्ब्रियन युग के पहले के ही हैं और लाइफ कैम्ब्रियन युग से पहले शुरू हो चुकी थी। अब वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती थी। ये जीवाश्म धरती पे पाए जाने वाले जीवन की किसी भी कड़ी से मेल नहीं खाते हैं। आज तक हम ये नहीं जान पाए कि ये जीवाश्म कैसे इवॉल्व हुए। ज्यादातर वैज्ञानिक इन जीवाश्मों को एक फेल्ड इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये जीवाश्म पेड़ों और जानवरों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। एडकेरियन युग में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होने के कारण भोजन की कोई कमी नहीं थी। ये एडकेरियन जीव बैक्टीरिया और एल्गी को अपना भोजन बनाते थे। एडकेरियन युग में समुद्र बेहद शांत था। इस वक्त ना तो कोई शिकारी था और ना ही कोई शिकार। अब तक धरती को बने हुए लगभग 4 बिलियन साल बीत चुके थे। जीवन अब भी समुद्र तक ही सीमित था, लेकिन जल्द ही धरती पे सब कुछ बदलने वाला था। लगभग 538 मिलियन साल पहले धरती पे छोटे छोटे कंटिनेंट बनके उभरने लगे। इन छोटे छोटे कंटिनेंट के किनारे छितले पानी की झीलें उभरने लगी। ये झीलें पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरी पड़ी थी। इस वक्त धरती पे आइस एज यानी कि हिमयुग भी खत्म हो चुका था। अब धरती के वातावरण में इतनी ऑक्सीजन मौजूद थी कि बड़े बड़े समुद्री जीव जन्म ले सकें। ये वो समय था जब धरती पे जीवन की नई नई शाखाएं उभरने लगी। इवोल्यूशन में आई इस तेजी को वैज्ञानिक आज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से भी जानते हैं। आज हम अपने आसपास जो भी जीवन देखते हैं वो लगभग इसी समय इवोल्व हुआ। कैम्ब्रियन युग में जीवन बेहद मुश्किल था। इस वक्त समुद्र शिकार और शिकारी दोनों से भरे पड़े थे। अब जिंदा रहने के लिए दूसरों का शिकार करना पड़ता और अपने आप को शिकारियों से बचाना पड़ता था। इस वक्त नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब से 540 मिलियन साल पहले हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबे एक समुद्री जीव थे जिसका नाम पिकाया था। आज पिकाया को धरती पे पाए जाने वाले सभी रीढ़ वाले जीवों का पूर्वज समझा जाता है। पिकाया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में पैदा हुआ एक परफेक्ट जीव था। इसके आकार को देख के ऐसा लगता है कि ये समुद्र में काफी धीरे से आगे बढ़ता था, लेकिन जब भी पिकाया आगे की तरफ को बढ़ता तो इसके शरीर का एक हिस्सा सामने से आ रहे भोजन और शिकार से टकराता, जिस कारण पिकाया का मुंह आगे की तरफ को इवोल्व होने लगा। धीरे धीरे एनवायरनमेंट को सेंस करने वाली सभी सेंसेस जैसे आंख, कान और नाक भी आगे की तरफ को इवोल्व होने लगे और आज तक ये शारीरिक संरचना रीढ़ वाले सभी जीवों में यूं ही पाई जाती है। कैम्ब्रियन युग में समुद्र पूरी तरह से शिकार और शिकारियों से भरे पड़े थे। शायद शिकार और शिकारियों के इसी रिश्ते ने जीवों को एक दूसरे के मुकाबले बेहतर इवोल्व होने के लिए प्रेरित किया। आज वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि भोजन के लिए हुई इस प्रतिस्पर्धा के कारण ही जीवों में दिमाग का विकास हुआ। लगभग 20 करोड़ सालों तक पिकाया इवोल्व होकर यूं ही आगे बढ़ता रहा। फिर लगभग 520 मिलियन साल पहले पिकाया इवोल्व होकर समुद्र की पहली मछली बन चुकी थी। अब ये मछली अपने शिकार को निगलती नहीं बल्कि उसे चबाती थी। समुद्र के बाहर धरती पे अब भी जीवन मौजूद नहीं था। ना तो धरती पे मिट्टी थी, ना ही पेड़ पौधे। धरती की चट्टानें भी बेहद मजबूत थी। जब भी बारिश होती तो पानी सीधा समुद्र में चला जाता, जिससे समुद्र के तटों के किनारे पोषक तत्वों की भरमार सी रहती। 460 मिलियन साल पहले हम प्लेकोडर्मी नाम की एक मछली थे। हमारे सांस लेने के गिल्स से हमारे जबड़े इवोल्व हो चुके थे। जबड़ों के इवोल्व होने के कारण अब हम पहले से ज्यादा खूंखार शिकारी थे। इसी समय हमारा पीनियल ग्लैंड इवोल्व होकर सिर के अंदर चला गया। अब पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता था, जिससे हमें रात के अंधेरे का पता चलता। इसी समय थायराइड, किडनी, लीवर और स्टमक जैसे महत्वपूर्ण शरीर के अंग विकसित होने लगे। यही वो समय था जब हम में एक एडवांस लेवल की इम्यूनिटी भी इवोल्व होने लगी। 430 मिलियन साल यानी कि 43 करोड़ साल पहले हम कोइलोकनाथ नाम की एक मछली थे। गिल से बने हमारे कुछ जबड़े अब हमारे लंग्स में तब्दील हो चुके थे।
यह सिल्यूरियन युग था। गोंडवाना कंटिनेंट अब इक्वेटर से साउदर्न पोल की तरफ खिसकना शुरू हो चुका था। ग्लेशियर के पिघलने के कारण समुद्र का पानी अब पहले से ज्यादा था। धरती का तापमान भी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म था। लगभग 41 करोड़ साल पहले धरती पर डिवोनियन युग शुरू होता है। यह वो युग था जब धरती पर कोई भी ग्लेशियर मौजूद नहीं थे। शुरुआत में धरती का तापमान पहले से गर्म था। डिवोनियन युग में धरती पर पेड़ पौधों का विकास होना शुरू हुआ। सुपर कंटिनेंट गोंडवाना अब पूरी तरह से साउदर्न पोल की तरफ आ चुका था। शुरुआत में पेड़ पौधे समुद्र के किनारे विकसित होने शुरू हुए। जब पेड़ों के पत्ते समुद्र के किनारे गिरते तो इनसे आकर्षित होकर काफी छोटी मछलियां और कीड़े मकोड़े वहां पहुंच जाते, जिन्हें खाने के लिए काफी मछलियां भी समुद्र के किनारे आ जाती। डिवोनियन युग में समुद्र का पानी पहले से गर्म था और परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का स्तर भी कम था, क्योंकि गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले कम ऑक्सीजन होल्ड करता है। इसके अलावा जब पेड़ों के पत्ते समुद्र में गिरते तो इनके सड़ने से भी ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता। डिवोनियन युग में मछलियों ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अपना मुंह बाहर निकालकर ऑक्सीजन लेना शुरू की। डिवोनियन युग में हम छितले पानी में रहने वाले एक मछली थे। हम अपने फिन्स को पत्तों से भरे पानी में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करते। यही वो वक्त था जब हम समुद्र से निकलकर छितले पानी में पहुंचे। समुद्र के बाहर धरती पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन धरती की ग्रेविटी थी। शुरुआत में मछलियों का शरीर धरती के बाहर इनका वजन सहन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। लगभग 37 करोड़ साल पहले हम टिक्टालिक नाम की एक मछली थे। टिक्टालिक की वो पहली मछली थी जिसमें एक मछली और टेट्रापोड यानी कि 4 पैरों वाले जीवों के गुण मिलते थे। टिक्टालिक का सर मगरमच्छ की तरह बिल्कुल चपटा था और आंखें ऊपर की तरफ थी। आगे चलकर यह टिक्टालिक एक इक्थोस्टिगिया नाम की मछली में विकसित हुआ। इक्थोस्टिगिया ही वो पहला समुद्री जीव था जिसे आज हम धरती पे पाए जाने वाले सभी टेट्रापोड का पूर्वज मानते हैं। शुरुआत में ये टेट्रापोड अपना अधिकतर समय समुद्र में ही गुजारते। जब भी ये टेट्रापोड धरती के बाहर कदम रखते तो इनकी बॉडी से पानी का स्तर बड़ी तेजी से कम होने लगता। इसी कारण इनकी ऊपर की त्वचा धीरे धीरे मोटी होने लगी। 35 करोड़ साल पहले धरती पर कार्बोनिफरस युग शुरू होता है। इस युग की शुरुआत में धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बेहद अधिक था, लेकिन जैसे जैसे धरती पर जंगलों का विस्तार होने लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त धरती पर ऑक्सीजन का स्तर लगभग 35% तक पहुंच चुका था। इस युग में धरती के सभी कंटिनेंट दक्षिण ध्रुव पर स्थित थे। लोरेशिया और गोंडवाना के टकराने के कारण तीथस सी पूरी तरह से बंद हो चुका था और अपलांचीन नाम की पर्वत श्रृंखला भी विकसित होना शुरू हो चुकी थी। इस युग में जंगलों का विकास काफी तेजी से हुआ। मोस और फर्न जैसी पेड़ों की प्रजातियां काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती थी। एक अनुमान के मुताबिक इनकी ऊंचाई लगभग 50 से 100 फीट तक थी, जबकि पेड़ों की ऊंचाई लगभग 35 मीटर तक थी। इस वक्त धरती पर पूरी तरह से इंसेक्ट का कब्जा था। धरती पे पाई जाने वाली हर चीज का आकार बेहद बड़ा था, जैसे कि यह बिच्छू। इस बिच्छू की लंबाई लगभग किसी कुत्ते के आकार की थी। वैज्ञानिक इन बड़े हुए आकार का कारण धरती पे पाई जाने वाली ऑक्सीजन को मानते थे। खासकर कीड़े मकोड़े जो सीधी त्वचा से सांस लेते आकार में बेहद बड़े हो चुके थे। इस वक्त हमारे पूर्वज 1 मीटर लंबे टेट्रापोड थे जो 4 पैरों पर चलते, लेकिन अब भी हमारे पूर्वजों को बच्चे पैदा करने के लिए पानी के अंदर ही जाना पड़ता था। कार्बोनिफरस युग के अंत आते आते तक हमारा आकार लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक छिपकली की तरह हो चुका था। हमारे इस कम साइज का कारण हमारा पेड़ों पर रहना था। इस युग में इंसेक्ट्स की कोई कमी नहीं थी। इन्हीं इंसेक्ट्स का शिकार करने के लिए हमें पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। इसी कारण हमारा आकार कम होने लगा। इस युग में इंसेक्ट्स सबसे आगे थे। कुछ इंसेक्ट्स तो कई किलोमीटर तक हवा में उड़ते थे, लेकिन कार्बोनिफरस युग के अंत आते आते तक सब कुछ बदलने लगा। बड़े बड़े जंगल तबाह होने लगे। जंगलों की इस तबाही का कारण शायद दुनिया भर में हुए वोल्केनिक इरप्शन थे। आज दुनिया भर की कोयले की खदानें इसी युग के पेड़ पौधों के फॉसिल से भरी पड़ी हैं। जंगलों की तबाही के कारण एर्थ्रोपोड या तो खत्म हो गए या उनका आकार काफी तेजी से कम होने लगा। हमारे पूर्वजों ने इस तबाही को न केवल बड़ी आसानी से झेला, बल्कि इससे निपटने के लिए हमने शेल एग के द्वारा अपने बच्चों को पैदा करना शुरू किया।
अब हमें बच्चे पैदा करने के लिए समुद्र के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अब हम धरती के बाहर ही अंडे देकर अपने बच्चे पैदा करते। इस वक्त धरती का एक सिरा पानी और दूसरा सिरा कंटिनेंट से भरा पड़ा था। इतना शार्प डिफरेंस होने के कारण धरती पर क्लाइमेटिक इवेंट भी बेहद एक्सट्रीम थे। यही वो समय था जब मैमल्स के पूर्वज रेप्टाइल, बर्ड्स और डायनासोर के पूर्वजों से अलग हुए।